विज्ञान शासकीय महाविद्यालय कुर्सीपार भिलाई। मेरा आप सभी देशवासियों से विनम्र अनुरोध है कि सरकार द्वारा जो कोरोना वायरस के लिए निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा, उन सब का हम स्वेच्छा से पालन करें, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय पर आती हूँ। धन्यवाद। आज मैं अपने विद्यार्थियों को बीए सेकेंडरी की कक्षा से राजनीतिक चिंतन हीगल के बारे में जानकारी दूंगी। हीगल का जन्म 1770 जर्मनी के स्टटगार्ट में हुआ था और उनकी मृत्यु 1831 बर्लिन में हुई थी। मतलब हीगल का जो जन्म था वो जर्मनी में ही हुआ और जर्मनी में ही समाप्त हो गया। कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक विचारक का उसके देशकाल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो जो देखता है, सुनता है, समझता है और उसी परिस्थितियों में रहकर वो अपने विचारों को नया रूप प्रदान करता है। चिंतन मतलब एक सोच, और जब वो चिंतन आगे बढ़ती है, लोगों को पसंद आती है, लोग उसकी बातों को स्वीकार करने लगते हैं, तो वो विचारधारा के रूप में बढ़ जाती है। हीगल आदर्शवाद का प्रणेता था, ऐसा कहा जाता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि हीगल पर सबसे ज़्यादा कांट का प्रभाव पड़ा, फिक्टे का जो राजनीतिक विचारक थे उनका प्रभाव पड़ा। समसामयिक स्थितियों में हीगल ने इन दोनों विचारकों के विचारों को, उनके दर्शन को समझा और उसके बाद अपनी जो विचारधारा है उसमें उसने उन व्यवस्थाओं की चर्चा की जो राज्य से संबंधित थे। हीगल का सबसे प्रमुख चीज जो है वो ये है कि हीगल का द्वंद्ववाद। हीगल की विचारधारा क्या कहती है कि हीगल का द्वंद्ववाद, मगर हीगल ने राज्य की व्यवस्था के लिए जो एक सोच बनाई थी, जो उसकी एक सोच थी वो क्या थी कि ईश्वर पृथ्वी पर राजा के रूप में अवतरित हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं उसका दैविक विचारधारा से कहीं ना कहीं संबंध था। राज्य की उत्पत्ति का जो दैविक सिद्धांत है, मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ। राज्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो एक कल्पना है, एक हाइपोथेसिस है हमारे दिमाग में कि राज्य कैसे बना। तो राज्य कैसे बना? तो कुछ लोगों ने कहा कि राज्य ईश्वर के द्वारा बनाया गया, कुछ लोग कहते हैं शक्ति के द्वारा, कुछ लोग बोलते हैं समझौते के द्वारा। मगर हीगल की जो सोच थी, हीगल क्या कहता था कि राज्य किसके द्वारा बनाया गया है? ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। मतलब उसके आत्मचिंतन में कहीं ना कहीं एक ऐसा आत्मवाद था जिसको वो स्वीकार कर रहा था। हीगल ने राज्य के संबंध में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, तो सबसे पहले ऑर्गन ऑफ स्टेट, मतलब एक सावयवी, एकांगी, जिसमें राज्य को उसने एक व्यक्ति माना और व्यक्ति के सारे अंग। कैसा? राज्य एक व्यक्ति है और व्यक्ति के द्वारा राज्य का जो निर्माण हुआ है, या कहें कि राज्य के द्वारा व्यक्ति का निर्माण, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जब हम इन चीजों की चर्चा करते हैं तो ऑर्गन ऑफ स्टेट वो राज्य के उन तत्वों में चर्चा करता है जिसके द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। दूसरा वो कहता है नेचर ऑफ द स्टेट, राज्य एक प्राकृतिक अवस्था से जुड़कर कहीं बना। कैसे? जैसे हम पहले कैसे थे, आदि समय में कैसे थे, धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, हॉब्स ने क्या कहा, लॉक ने क्या कहा, रूसो ने क्या कहा, उस तरह से हम जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो नेचर ऑफ द स्टेट, उसने इसकी भी चर्चा की। मैं इन पॉइंटों को बहुत डिटेल में नहीं ले रही हूँ, मगर बता रही हूँ। वो कहता है कि राज्य के लिए संप्रभुता, सॉवरेंटी भी आवश्यक है, संप्रभुता भी आवश्यक है। जिस राज्य में संप्रभुता नहीं है, सब प्रभु, सबका प्रभु कौन? ईश्वर। फिर से वो आत्मवाद की कहीं बात करता है कि जिस राज्य में संप्रभुता नहीं है वो राज्य ही नहीं, क्योंकि राज्य के जो तत्व हैं जिनसे राज्य बनता है वो क्या है? जनसंख्या, सरकार, भूभाग और संप्रभुता। जब तक संप्रभुता नहीं होगी तब तक कोई राज्य पूर्ण राज्य नहीं कहलाता।
उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सरकार का शासन, सरकार के वर्गीकरण की भी वो बात करता है। सरकार कैसी होनी चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, तो वो बोलता है शासन ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्ति का विकास हो, और जब व्यक्ति का विकास होगा तो शासन का या राज्य का या राष्ट्र का विकास अपने आप होगा। फंक्शन ऑफ द स्टेट, वो क्या कहता है कि राज्य के कार्य कैसे होने चाहिए। राज्य के कार्य इस प्रकार होने चाहिए हीगल के विचारों से, जिसमें व्यक्ति अपना विकास कर सके और उसके विकास के साथ राज्य का विकास हो सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हीगल अपनी राजनीतिक अवधारणा पर क्या कहता है। तो मैंने उसको एक छोटा सा पॉइंट्स में आपको बताया है कि हीगल अपनी राजनीतिक अवधारणा, अवधारणा यानी उसकी जो सोच, अवधारणा उसकी सोच क्या है। तो वो कहता है कि राज्य की अवधारणा शक्ति की अवधारणा है, पावर की, जो जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है वही शासन कर सकता है। ये तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में भी बताया गया है कि शक्ति से ही शासन संचालित होता है। वो बोलता है कानून की अवधारणा होनी चाहिए। कानून मतलब एक व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम और कानून होना आवश्यक है। लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र मतलब राज्य की जो शासन प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए, जनता के हिसाब से, नागरिकों के हिसाब से, व्यक्ति के हितों के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है नागरिकता की अवधारणा, इसमें थोड़ा छोटा लिखा हुआ है इसलिए मैं पॉइंट्स को क्लियर कर रही हूँ। नागरिकता की अवधारणा, व्यक्ति को उसके जिस जगह पर वो रह रहा है वहाँ की उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। जैसे अब हम उस समय तो जर्मनी की बात चल रही थी, आज हम कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी जाकर हम जब काम करते हैं तो जब हम कई वर्ष तक वहाँ रहते हैं तो हम उस देश से मांग करते हैं कि हमको आपकी सिटीजनशिप चाहिए, हमको आपकी नागरिकता चाहिए। तो नागरिकता के कानून की भी बात करता है। अधिकारों की अवधारणा, जब बाद में संविधान बना हमारा तो उसमें भी अधिकारों की समानता की, नागरिकता की बात आई। ये बात बहुत पहले हीगल ने कही कि व्यक्ति को उसके अधिकारों की चर्चा होनी चाहिए, उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। समानता की अवधारणा, राज्य में सब वर्ग, सब व्यक्ति एक समान है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वतंत्रता की अवधारणा। कोई व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, कोई कारोबार करना चाहता है, कोई किसी पद पर जाना चाहता है, उसको उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो कुछ बोलना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट संपत्ति की अवधारणा, हीगल के समय में राजतंत्री व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्थाएं थी। उस समय उसने इस चीज की चर्चा की कि व्यक्ति के पास अपनी स्वयं की संपत्ति होनी चाहिए जिसका वो मालिक हो। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, हीगल ने न्याय की अवधारणा की चर्चा की कि हर व्यक्ति अगर अपना काम करता है, अपनी आत्मा के बातों को स्वीकार करता है तो वही न्याय है जो प्लेटो भी बोलता है। और उसी न्याय की अवधारणा को लेकर हीगल ने कहा कि राज्य के अंदर न्याय व्यवस्था भी होनी चाहिए, सबके लिए समान न्याय होना चाहिए। इन पॉइंटों के बाद अब हम अपने विषय पर आते हैं कि हीगल का जो सिद्धांत है द्वंद्ववाद, तो उस द्वंद्ववाद की जब मैं चर्चा करती हूँ तो द्वंद्ववाद को मैंने दो वर्गों में विभाजित किया है, वाद, प्रतिवाद, संवाद। वाद, प्रतिवाद, संवाद। जब कोई भी चर्चा होती है, कोई भी बात कही जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वाद। वाद यानी विचार। और जब लोग उसको सुनते हैं और अपने ढंग से जब प्रस्तुत करते हैं या अपने ढंग से उसको बतलाते हैं तो प्रतिवाद। और जब वो बात कई लोगों के बीच में जाकर निकल कर जब सामने आती है तो उसको हम संवाद कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई एक नॉर्मल चर्चा। इसके कई एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे गेहूं का दाना वाद हुआ, जब अंकुरित हुआ प्रतिवाद हुआ, और जब वो पूरा गेहूं बना संवाद हुआ। इसी प्रकार से जब हम राजनीतिक व्यवस्था में जब बात करते हैं, वाद का मतलब मैंने यहाँ पर लगाया परिवार से, क्योंकि परिवार राज्य की सबसे छोटी इकाई है, परिवार। और जब परिवार से परिवार का समूह बनता है
समुदाय बनता है तो कई प्रकार के विचार आते हैं। परिवार एक, माता पिता और उनके बच्चे, परिवारों के समूह, कई माता पिता और उनके बच्चे जिनमें आपस में प्रतिवाद होता है। कोई किसी बात से सहमत हो सकता है, कोई किसी बात से सहमत नहीं हो सकता। और जब ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो संवाद होता है, मतलब एक राज्य का निर्माण होता है। जैसे आज कि हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी जाति और धर्म के हैं, जिस समय आज हमारे यहाँ कोई परेशानी आई हुई, चाहे वो कोरोना वायरस की है, तो हम सब मिलकर उसका सामना करते हैं क्योंकि राज्य का वो निर्देश है और हम राज्य के आदेशों का पालन भी कर रहे हैं। अब आता है वाद। वाद की बेसिक उत्पत्ति क्या है? मतलब वाद यानी कहाँ से? राज्य की उत्पत्ति में जैसे ईश्वर के द्वारा कही गई कोई बात, ईश्वर के द्वारा दिए गए सारे निर्देश, बेसिक उत्पत्ति, जिसमें हम दैविक सिद्धांत की चर्चा करते हैं। प्रतिवाद मतलब राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न सिद्धांत हैं कि राज्य कैसे बना, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, दैविक से हुई, मात्रात्मक हुई, पितरात्मक हुई, समझौते से हुई, किससे हुई? तो उसमें जब संशोधन हुआ, प्रतिवाद संशोधन हुआ कि राज्य कैसे बना, तो उन्होंने कहा कि एक सामाजिक समझौता हुआ। हॉब्स लॉ रूसो का जो सामाजिक समझौता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उस सामाजिक समझौते की जब हम चर्चा करते हैं या संविदा सिद्धांत की जब हम चर्चा करते हैं, उसकी बात मैं कह रही हूँ कि प्रतिवाद यानी वो संशोधन हुआ। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? संशोधन। संवाद क्या हुआ कि हमने जो राज्य की व्यवस्था की, कौन सी व्यवस्था की? एक श्रेष्ठ राज्य जो हमने बनाया, ये राज्य कैसा है? जो लोकतंत्र से संबंधित है या राजतंत्र से संबंधित है या कुलीन तंत्र से संबंधित है, कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक श्रेष्ठ राज्य। इस प्रकार से प्लेटो ने अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत में वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वारा राज्य के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।